ला 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 ला। दुनिया भर में देखो जानवरों का डंका बाजे, सभी देशों के तख्तों पर बस जानवर ही साजे। देखो जानवर ही साजे भैया, जानवर ही साजे। एनिमल फार्म के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है सुनने वालों। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे सुअरों ने दीवार पे लिखे सिद्धांतों को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया था। कोई भी जानवर पलंग पर नहीं सोएगा, और जब म्यूरियल ने आगे उसे पढ़ा तो उस पर लिखा था चादरों के बिना। और उन्होंने बाकी जानवरों को ये के मन में ये डर बैठाया था कि जैसा वो कहें वैसा ना करने पर हो सकता है जोन्स और उसके आदमी वापस आके और एनिमल फार्म पर कब्जा कर लें। और सुअरों ने ये भी कहा कि क्योंकि उनके ऊपर दिमागी काम इतना ज़्यादा था, इसलिए वो 1 घंटा और देर से सो के उठेंगे बाकी जानवरों के मुकाबले में। तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी। पतझड़ आने तक जानवर थकान के बावजूद भी खुश थे। ये साल कुछ कठिनाइयों से भरा ज़रूर रहा था, और भूसे और भुट्टे की फसल का कुछ भाग बिक जाने के कारण जाड़े के लिए रसद भी थोड़ी कम थी। मगर फिर भी उनमें एक उत्साह था, क्योंकि विंडमिल बनाने का काम तेज़ी से चल रहा था। बरसात के बाद जब मौसम खुला तो जानवर दुगने जोश से पत्थर ढोने लगे कि जिससे विंडमिल की दीवार की ऊंचाई 1 फुट और ऊंची की जा सके। और बॉक्सर तो इतना मेहनती था कि वो रात में चांदनी रातों में आकर 1-2 घंटे अकेले पत्थर ढोने का काम करता था। समय समय पर सभी जानवर बनती हुई विंडमिल के इर्द गिर्द इकट्ठा होकर उसका मुआयना करते और फूले न समाते कि उन्होंने एक इतनी शानदार चीज़ बनाना शुरू किया है। बस बेंजामिन ही था जो निरुत्साहित सा रहता और कोई खुशी जाहिर नहीं करता था, और समय समय पर बस एक अटपटी सी बात बुदबुदाता रहता कि गधे लंबे समय तक जीते हैं। नवंबर के महीने में विंडमिल का काम रोकना पड़ा, क्योंकि नमी वाली हवाओं में सीमेंट को मिलाना मुश्किल हो रहा था। तूफानी हवाएं चलने लगीं, और एक रात तो इतनी जोरदार तूफानी हवाएं चलीं कि सारी इमारतों की नींव तक हिल गई, और ऊपर खपरेल की छत के कुछ खपरेल के टुकड़े उड़ गए। मुर्गियां इतनी जोर से चीखी क्योंकि उन सबको एकदम से लगा कि किसी ने एक जोरदार बंदूक दागी हो, ऐसी आवाज़ उनके कानों में आई। सुबह सब जानवर जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि झंडा फहराने वाला खंबा गिर चुका था, और बगीचे के कोने में लगा एल्म का पेड़ भी ऐसे उखड़ा पड़ा था मानो वो पेड़ नहीं, किसी ने मूली उखाड़ के फेंकी हो। तभी जानवर अचानक एक साथ चीख उठे। एक दर्दनाक दृश्य उनके सामने था। इतनी मेहनत से बनाई गई विंडमिल जो आधी बन चुकी थी वो ध्वस्त हो गई थी, ढह चुकी थी उस तूफान में, और उसके पत्थर जो उन्होंने इतनी मेहनत से एक एक करके ढोए थे सब तरफ बिखरे पड़े थे। सब जानवर सन्न रह गए, और नेपोलियन कुछ सोचता हुआ बड़ी गंभीर शक्ल बना के इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था। फिर अचानक वो रुका और जानवरों की तरफ मुड़ के बोला कि मित्रों, आप जानते हैं इसके पीछे किसका हाथ है? किसने रात के अंधेरे में आके हमारी इस पवन चक्की को नष्ट किया है? ये कारस्तानी स्नोबॉल की है। उसी ने रात के अंधेरे में आके हमारी साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। मैं ऐलान करता हूं कि स्नोबॉल को मौत की सजा दी जाए, और जो भी ये काम करेगा उसे आधा ड्रम सेब इनाम के रूप में मिलेंगे, और जो उसे जिंदा पकड़ के लाएगा
उसे एक पूरा ड्रम सेब दिए जाएंगे। जानवर हैरान थे कि स्नोबॉल ऐसी नीचता भरी हरकत कैसे कर सकता था। वो सब स्नोबॉल को पकड़ने की तरकीबें सोचने लगे। जल्द ही पास में एक सुअर के पांव के निशान भी मिले, जिन्हें सूंघ सूंघ कर नेपोलियन ने घोषणा की कि ये स्नोबॉल के ही पांव के निशान हैं। स्नोबॉल शायद फॉक्सवुड की ओर से आया होगा, उसने गंभीरता से कहा। हम हार नहीं मानेंगे मित्रों, उसने कहा। गर्मी, जाड़े, बरसात में भी हम अपनी विंडमिल बनाने का काम जारी रखेंगे और इस गद्दार को दिखा देंगे कि हम उससे डरते नहीं हैं। हम अपनी योजना के अनुसार काम चालू रखेंगे। विंडमिल की जय, एनिमल फार्म की जय। उस साल कड़ाके की ठंड पड़ी, बर्फीली हवाएं, तूफान और भयंकर बर्फबारी। बर्फ की मोटी मोटी तह पूरी जमीन पर जम गई और इस बेगैरत बर्फ ने फरवरी तक पिघलने का नाम नहीं लिया। और ऐसे मौसम में जानवर पूरी शिद्दत से अपने काम में जुटे रहे। विंडमिल जो खड़ी करनी थी, आग, बारिश, तूफान, पानी, बर्फ, हर हाल में उन्हें ये विंडमिल बना के तैयार करनी थी। विंडमिल क्या गिरी, इंसानों को जानवरों का, एनिमल फार्म के जानवरों का माहौल उड़ाने का बहाना मिल गया। अरे स्नोबॉल ने किया, स्नोबॉल ने किया, वो कहते फिरते थे। अरे वो क्या करेगा, हमसे पूछिए। अरे ये सब जानवरों की बेअक्ली के कारण हुआ है। विंडमिल का गिरना उन सब की बेवकूफ़ी के कारण हुआ है। अरे जाओ पाया जानवर क्या इंजीनियर, मिस्त्री, ओवरसियर का काम कर पाएंगे? हाँ, अरे विंडमिल गिरी क्योंकि वो दीवार ही कमज़ोर थी, नींव ही कमज़ोर थी। अरे जब नींव कमज़ोर होगी तो उसके ऊपर क्या बन पाएगा? जानवर जानते थे कि इंसानों को मौका मिला है तो वो चूकेगा नहीं। अरे 18 इंच की दीवार कोई मजाक थी? फिर भी जानवरों ने तय कर लिया कि इस बार 3 फुट मोटी दीवारें बनाएंगे। इसका मतलब था कि उस कड़ाके के जाड़े में जानवरों को अधिक से अधिक पत्थर और भी ज़्यादा पत्थर इकट्ठे करने थे। बर्फ़ के कारण कई दिन तो वो खदान तक जा भी न सके, और अगर पहुंच भी जाते थे तो वहाँ से पत्थर खोद के निकालना नामुमकिन था। जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, मगर अक्सर मायूसी ही हाथ लगती। फिर भी वो अपने काम को करना बंद नहीं कर रहे थे। मंजिल दूर थी, रास्ता कठिन, और भूखे पेट आधे पेट काम करना था। स्क्वीलर सेवा भाव, मेहनत और खुददारी पर जोरदार भाषण देता फिरता, मगर सिर्फ बॉक्सर और क्लोवर ही थे जो अभी तक हताश नहीं हुए थे। सभी जानवरों का प्रेरणा स्रोत स्क्वीलर के भाषण नहीं, बॉक्सर का ये नारा और दृढ़ विश्वास था कि मैं और काम करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा। जनवरी आते आते जानवर दाना पानी को तरसने लगे। ऐलान हुआ कि सभी जानवरों को आलू बांटे जाएंगे। कोई भी जानवर भूखा नहीं रहेगा। मगर ये क्या, जब आलू को खोदने पहुँचे तो देखा कि बर्फ़ के कारण आधे से ज़्यादा आलू तो ज़मीन में ही सड़ गए थे। सबको अकाल का भय सताने लगा, मगर सबने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, इस भुखमरी की बातें एनिमल फार्म से बाहर नहीं जाने देंगे। क्योंकि इंसान तो वैसे ही खार खाए बैठे थे और अफवाह पे अफवाह फैला रहे थे कि अरे एनिमल फार्म में भुखमरी का आलम आ गया है, अरे जानवर एक दूसरे को खाने पे उतर आए हैं। बाप रे बाप, ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ रही थी एनिमल फार्म के बारे में। नेपोलियन ने तो इस मामले में मिस्टर विम्पर को एनिमल फार्म का मुखबिर बनाने का इरादा किया। तय हुआ कि जब भी मिस्टर विम्पर फार्म पर आए तो उनसे सीधी बात न करके आसपास बत्तखें और बटेर और तीतर वगैरह बात करते सुनाई दें कि अरे कैसी गुर्बत, अरे कैसी परेशानी, हमारे पास तो खाने की कोई कमी नहीं है। इस बार तो हमारे भंडार अनाज से लबालब भरे हैं। और तो और 3 बड़े बड़े ड्रम्स को
रेत से भर के और उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा अनाज और साग सब्जी वगैरह डाल दिया गया, जिससे देखने में ये लगे कि वे तीनों लबालब खाने के सामान से भरे हुए हैं। मिस्टर विम्पर ने ये देखा जब वो आए और बाहर जाकर ऐलान कर दिया कि एनिमल फार्म में खाने की कोई कमी नहीं है, उनके भंडार अनाज से लबालब भरे हुए हैं। इस सब के बावजूद जनवरी ख़त्म होते होते ये साफ नज़र आ रहा था कि एनिमल फार्म के जानवरों को बाहर से अनाज लाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो भुखमरी का शिकार होते सबको देर नहीं लगेगी। इन दिनों नेपोलियन उस फार्म हाउस में ही बंद रहता और बाहर बहुत कम निकलता, और वो 6 खूंखार कुत्ते बाहर से पहरा देते और किसी की हिम्मत ना होती कि जाके नेपोलियन से मिल पाए। और अगर वो बाहर भी निकलता तो वो कुत्ते उसे हर वक्त घेरे रहते, और अगर कोई ज़रा भी उसके पास आने की कोशिश करता तो वो बहुत भयानक रूप से गुर्राते और दांत दिखाते, जिसको देख के जानवर सहम जाते। अब तो अक्सर रविवार की सभा में भी नेपोलियन नहीं आता था, और उसकी जगह आते थे उसके बाकी साथी सुअर। ज़्यादातर रविवार की सुबह की सभा को स्क्वीलर ही संबोधित करता और नेपोलियन का फरमान सुनाकर गायब हो जाता। एक रविवार स्क्वीलर ने फरमान सुनाया कि अब से हफ्ते में 400 अंडे हम श्री विम्पर को देंगे, और बदले में वो हमें उसका मोल देंगे, जिसके कारण हम गर्मियाँ आने तक अनाज तो खरीद पाएंगे, नहीं तो हम लोग सब भूख का शिकार बन जाएंगे, और ये नेपोलियन जी का आदेश है। ये सुनते ही मुर्गियों ने हाहाकार मचा दिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, हम अपने अंडे नहीं देंगे, ये हत्या है, लालच है, अत्याचार है, हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, अपने अंडे बिल्कुल नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, अंडे नहीं देंगे के नारे पूरे एनिमल फार्म में गूंजने लगे। एक बार वो विद्रोह हुआ था जब मिस्टर जोन्स को जानवरों ने खदेड़ के भगा दिया था, और लगता था कि अब फिर से विद्रोह की एक नन्ही सी चिंगारी भड़क उठी थी। मुर्गियों ने बलवा मचा दिया और ठान लिया कि छज्जों के ऊपर बैठ बैठ के अंडे देंगी, कि जिससे नीचे गिर के अंडे टूट जाएं बेशक, लेकिन बेचे न जाएं। मुर्गियों को मुखरते देखकर नेपोलियन ने एक नई नीति बनाई। उसने ऐलान किया कि जब तक मुर्गियां अंडे नहीं देंगी तब तक उन्हें कोई दाना पानी नहीं दिया जाएगा, और अगर कोई दाना पानी मुर्गियों को देता हुआ पकड़ा गया तो नेपोलियन के कुत्ते उसे चीर के रख देंगे। शुरू में तो इस ऐलान के बाद मुर्गियां कुछ समय तो अपने निश्चय पर अटल रहीं। कुछ बेचारी तो भूख के मारे चल भी बसीं इस जंग में। एक दिन मुर्गियों ने नेपोलियन के आगे घुटने टेक दिए। फिर क्या था, हर हफ्ते ट्रक आता और 400 अंडे उस पर लादे जाते। बदले में नेपोलियन को पैसे मिलते, और इस तरह एनिमल फार्म के जानवर भुखमरी के शिकंजे से बच पाए। आगे का हाल सुनिए अगले एपिसोड में। इंग्लैंड आइलैंड के सभी जानवर दुनिया भर के सब, देखा मैंने सुंदर सपना, कान लगाकर सुन लो।